Hello students, welcome to second part of the tricks and techniques for chemical reactions in inorganic chemistry. तो पहले पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक्स फंडामेंटल चीज़ें बताई थी जो रिएक्शन को शुरू करने के पहले आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें थी। आई नो दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगा वो चीज़ें। स्पेशली ट्रिक नंबर 3 और 4 जो है वो थोड़ा सा उसमें न्यू था। तो अब मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो आपने देखा है और उसके सभी ट्रिक्स जो है वो आपके माइंड में है। उन ट्रिक्स को यूज़ करेंगे हम यहाँ एक्सटेंसिवली, इसलिए इस वीडियो को देखने के पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। ओके, तो चलो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी रिएक्शंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं मेनली डी ब्लॉक में जो रिएक्शन का पार्ट है वो है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2 तो K2Cr2 और KMnO4 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो उनके जो रिएक्शन है वो एक्सटेंसिवली डी ब्लॉक में है। इसके अलावा बहुत ही कम रिएक्शन है। तो मेन जो बड़ा पार्ट है, जो बड़ा सेक्शन है डी ब्लॉक का, वो एज फार एज केमिकल रिएक्शन आर कंसर्न, वो जो बड़ा पार्ट है वो है K2Cr2 का और KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे उन रिएक्शंस को हम बिना रट्टा मारे, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट यदि हमारा क्लियर हो, थोड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट की नॉलेज हो, तो हम कैसे बिना रट्टा मारे उन रिएक्शंस को कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको एक रिएक्शन के 3 सेक्शंस आपको बताऊंगा। अब देखो इसको ध्यान से। पहले मान लो कि क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। सिंस यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर of K2Cr2O7 in acidic medium. तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जनरली जो हमको क्वेश्चन आता है, एक फॉर्म में आपको बताऊंगा, वो मॉडिफाई होकर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है MCQ फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे सामने इस तरह की क्वेश्चन आया, ऑक्सीडाइज FeSO4 एसिडिफाइड बाय K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। इस तरह का क्वेश्चन यदि हमको आता है, मे बी MCQ के फॉर्म में रहेगा ये, तो ऑक्सीडाइज FeSO4 एसिडिफाइड FeSO4 यूज करते हैं बाय K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। और यहाँ पे हमको इसकी क्या लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो कैसे हम बिना रट्टा मारे इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, क्वेश्चन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको एक्सट्रैक्ट करते आती है। ठीक है, अब सबसे पहले इस पर्टिकुलर रिएक्शन के हम 2 फॉर्म लिख सकते हैं। मतलब हमको एग्जाम में 2 फॉर्म पूछते हैं, समटाइम मॉलिकुलर फॉर्म पूछते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा आयनिक फॉर्म पूछते हैं। तो दोनों फॉर्म में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला अपन इसका क्या निकालेंगे, आयनिक फॉर्म निकालेंगे, मॉलिकुलर फॉर्म निकालेंगे। तो सबसे पहला इसका क्या होगा, मॉलिकुलर फॉर्म। मॉलिकुलर फॉर्म मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स जो है वो मॉलिकुलर फॉर्म में रहेंगे, कंप्लीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो देखते हैं इसका मॉलिकुलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर है K2Cr2O7, इसकी तरफ हमको ध्यान देना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्वेशन। अब देखो कितनी इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको यहाँ पे लिख लो K2Cr2O7। ये क्वेश्चन से हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, सेकंड हमको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है कि कौन सा मीडियम, तो एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम के लिए हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड ही डालते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ में हम क्या डालेंगे, H2SO4। ये हो गया हमारा, ये हमने क्वेश्चन से निकाला। एसिडिक मीडियम के लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब हमको पता है कि K2Cr2O7 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, तो किस में रिड्यूस होता है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस होता है। तो डी ब्लॉक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सेक्शन है
वो इसके पहले ही सेक्शन है, तो आप पढ़ चुके होंगे, ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो वहाँ पे क्रोमियम की जो मोस्ट स्टेबल है, और नहीं भी पढ़ा तो आप ध्यान रखो कि क्रोमियम की मोस्ट स्टेबल +3 होती है और मैंगनीज की मोस्ट स्टेबल +2 होती है। तो क्रोमियम का मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब प्रोडक्ट बनाएगा तो मोस्ट स्टेबल में जाके वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे क्रोमियम की कितनी है, +3। तो ये +3 का यहाँ पे कोई ना कोई कंपाउंड हमको मिलेगा, +3 का कोई ना कोई कंपाउंड मिलेगा। अब देखो जब हम सीख रहे हैं तो टाइम लगेगा, पर एक बार स्किल आपको समझ में आ गई तो आप फटाफट इसको यूज़ करके एक जो भी अपना प्रिसाइज टाइम है एमसीक्यू के लिए उसमें आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और सीखने में तो जो भी है सफिशिएंट टाइम आपको लगना ही फर्स्ट टाइम। तो ये क्रोमियम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होगा किसमें, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब यहाँ पे क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा। अब क्रोमियम जो है वो मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पे क्या है, एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है वो। तो फर्स्ट पार्ट में एक ट्रिक बताई थी मैंने कि मेटल और एसिड, ये रिएक्शन मिक्सचर में मेटल भी और एसिड भी है, तो मेटल प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो क्रोमियम का सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सा सॉल्ट बनेगा, सल्फेट सॉल्ट बनेगा। तो इस तरह से सल्फेट सॉल्ट का इसका फॉर्मूला लिख देंगे। अब सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, सल्फेट के ऊपर क्या होता है, SO4 2- होता है, ये सल्फेट सॉल्ट, और क्रोमियम के ऊपर 3+ है ना। सल्फेट सॉल्ट बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फेट आयन, क्रोमियम का हमको पता है प्लस, तो इसका क्रिस क्रॉस होके क्या बनेगा यहाँ पे, Cr2SO4 टेकन थ्राइस। तो ऐसे करके हमको ये प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करते आएगा। जब हम चीज़ें सीख लेंगे तो फटाफट लिखेंगे, अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ। तो ये हमारा हो गया, एक प्रोडक्ट हमारा फाइंड हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए खुद रिड्यूस होगा मोस्ट स्टेबल +3 में। क्रोमियम का +3 का जो कैटायन है वो एसिड के साथ में सॉल्ट बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फेट सॉल्ट बनेगा, तो सल्फेट सॉल्ट का हमने फॉर्मूला लिख दिया प्लस। अब फिर से ट्रिक यूज़ करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में सिखाई है। ये है फिर से मेटल, ये है एसिड, मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट, पोटेशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फेट सॉल्ट। तो यहाँ पे बनेगा क्या, K2SO4, K2SO4 यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, K2SO4 प्लस। फिर अपना ये जो है मैंने आपको बताया था फिर से ट्रिक में, ट्रिक टेक्स सेक्शन में, कि जब हाइड्रोजन हो एक तरफ और ऑक्सीजन हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के क्या बनाते हैं, H2O। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, H2O। तो इस तरह से थोड़ा सा हम इसको पास में लिखेंगे, ठीक है। फिर से हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, Cr2SO4 टेकन थ्राइस प्लस से में रिड्यूस हो गया, प्लस यहाँ पे हमको मिला K2SO4 पोटेशियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में सॉल्ट, प्लस हमको मिला यहाँ पे H2O प्लस। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, थोड़ा सा फनी सेक्शन है ये, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं यहाँ पे बोलूँगा शिकारी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं क्या बोलूँगा, शिकारी। तो ये शिकारी है, और शिकारी मान लो जंगल में शिकार करने के लिए गया है, तो ये शिकारी अपने बंदूक को लेकर जाएगा और बंदूक में क्या होंगी, गोलियां। तो शिकारी जब जंगल में गया तो ये अपना शिकारी है जो FeSO4 का शिकार करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, FeSO4 को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस तरह से ये जो शिकारी है इसके इसमें बंदूक में गोलियां रहेंगी, तो वो बंदूक की गोली किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बंदूक की गोली में क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू ही ऑक्सीडाइज करता है। तो इस तरह से ये है K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या यूज़ करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ करेगा। अच्छा, कितने नेसेंट ऑक्सीजन, तो कितने का चेंज हुआ है, +6 से +3 कितने का चेंज है, 3 का चेंज है। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे लगेंगे 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ऐसे करके ये पूरा इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। और आप देखो यहाँ पे कोई भी रट्टा मारा हुआ कहीं से भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे बेसिक्स क्लियर है और कुछ ट्रिक्स हमको पता है। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस भी कैसे करना है, एकदम मोटा मोटा बैलेंस करना है, एक एक एलिमेंट नहीं। तो यहाँ पे सल्फेट कितने, 3 सल्फेट है और एक 4 सल्फेट है, 4 सल्फेट तो ये 4 2 से 8 यहाँ पे करना है, तो ये हो जाएगा 4। और आई थिंक बाकी सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे कैसी हैं, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ हो जाएगा कितना, 7 है, तो यहाँ पे कितना होगा 3, और यहाँ पे ये 4 है तो 7 हो जाएगा। तो ये अपना पूरा इक्वेशन जो है वो रेडी हो गया। और आप देखते हो कि इक्वेशन हमारा कैसे रेडी हुआ है, बिना रटा मारे आराम से क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें पता कर ली, ऑक्सीडेशन स्टेट का नॉलेज है, ट्रिक्स लगा दी, बस। मेटल प्लस एसिड वाली जो ट्रिक है
बहुत सिंपल है और इफेक्टिव है बहुत। यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर लिया। तो देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ कैसे किया मैंने। सबसे पहले क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन तो हमको दिया ही रहेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में देते ही हैं। तो K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो यहाँ लिख लिया हमने, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ करते हैं, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड लगा दिया। प्लस फिर यहाँ पे मैंने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा किसमें, मोस्ट स्टेबल में। क्रोमियम की मोस्ट स्टेबल +3 है, तो Cr3+ का कैटायन बनेगा। वो कैटायन एसिड के साथ में क्या देगा, सॉल्ट देगा। फिर से मेटल प्लस एसिड क्या देगा, सॉल्ट देगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के क्या बनेगा, H2O बनेगा। और शिकारी है तो शिकारी अपनी बंदूक में बिना गोली लेके तो चलेगा नहीं, तो जंगल में जाके उसने क्या किया, जंगल में जाते हुए अपनी बंदूक में गोलियां रखी। कितनी गोलियां रखी, तो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे बंदूक की गोली है वो यहाँ पे लगानी है। शिकारी के बंदूक में गोलियां तो होंगी ही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नेसेंट ऑक्सीजन तो यूज करेगा ही, इसलिए नेसेंट ऑक्सीजन कितनी वो भी ध्यान नहीं रखना है, वो भी आपको क्या करना है, कितने का चेंज है उतनी नेसेंट यहाँ पे लगा देनी है, बाकी सब चीज़ें आपको बैलेंस कर लेनी है। तो ऐसे करके हमारी शिकारी की इक्वेशन, मतलब इन शॉर्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्वेशन रेडी हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसके नीचे जो इक्वेशन आएगा, ये शिकारी हटा देता हूँ, मैंने समझाने के लिए बोला था मैंने। अब इसके नीचे जो इक्वेशन आएगा वो कौन सा आएगा, तो ऑक्सीडाइज किसको करना है, FeSO4 को। तो वो FeSO4 का जो इक्वेशन है वो यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, FeSO4 का इक्वेशन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा और इधर लिख देता हूँ ऑक्सीडाइज। तो FeSO4 का इक्वेशन यहाँ लिखेंगे अपन कैसे, तो FeSO4 प्लस, अब यहाँ पे एसिडिफाइड लिखा हुआ रहता है, कभी नहीं रहता है, नहीं भी हो तो इसके साथ तो लेना ही है। सिर्फ दो जगह पे इस तरह की चीज़ें आती है, Ki और FeSO4, उसके साथ H2SO4 भी यहाँ लिखते हैं। SO2 जब आएगा तो H2 लिखेंगे, बाकी किसी भी जगह पे कहीं नहीं लिखते, सिर्फ जिसको ऑक्सीडाइज करना वही यहाँ पे आता है, और कुछ साथ में नहीं आता, एसिड या वाटर नहीं आता, सिर्फ SO2 में H2O आता है। हाँ, और Ki और FeSO4 में H2SO4 लिखते हैं, और SO2 के टाइम पे ऑक्सीडाइज करने के टाइम पे H2 उसके साथ लिखते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्लस चलो एसिडिफाइड है तो यहाँ पे H2SO4 आएगा, और फिर इसका ये है शिकारी और ये है शिकार। तो शिकारी क्या करेगा, शिकार करेगा कैसे, बंदूक की गोली से, है ना। तो शिकारी के बंदूक से निकली हुई गोली किसको लगना चाहिए, FeSO4 को लगना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो नेसेंट ऑक्सीजन है वही नेसेंट ऑक्सीजन FeSO4 को ऑक्सीडाइज करेगी, इसलिए वो यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, चलो अब इस साइड में आके थोड़ा सा पॉज लेंगे और सोचेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट क्या बोलता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट, कौन किस में ऑक्सीडाइज होता है तो पहले से फिक्स्ड है, वो पहले से याद कर रखना है। तो फेरस सल्फेट जो है वो किस में ऑक्सीडाइज होगा, फेरिक सल्फेट में। तो ये फेरिक सल्फेट में आएगा, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट से हमको पता चल गया। तो फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 टेकन थाइस में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के यहाँ पे क्या बनेगी, H2O, ये हो गया काम। इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस की वैसे नीचे वाली बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, मोटा मोटा बैलेंस करेंगे यहाँ पे, तो 2 Fe है तो यहाँ पे 2 सल्फेट और 3 सल्फेट, तो यहाँ पे भी 3 सल्फेट, आई थिंक बैलेंस्ड होगी इक्वेशन। तो ऐसे करके हमारे शिकार और शिकारी दोनों की इक्वेशन जो है वो रेडी हुई। ये शिकारी है, ये शिकार है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज्ड, दोनों की इक्वेशन हमारी रेडी हुई। चलो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब ऐड करने के टाइम पे हमको क्या करना है, ये नेसेंट ऑक्सीजन तो कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, मान लो कि 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है, उसके हिसाब से आप ट्रीट करो। अब यहाँ पे 3 नेसेंट 3 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ 3 है, जो जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए, उसके लिए अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 3 नेसेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बस अब यहाँ पे लिख देंगे K2Cr2O7 प्लस 4 और ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा, 7H2SO4 प्लस 3 2 6 FeSO4। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर Cr2SO4 टेकन थाइस प्लस यहाँ पे क्या आएगा, K2SO4 प्लस 3 Fe2SO4 टेकन थाइस प्लस 3 and 4 7H2,
ये अपना इक्वेशन हो गया रेडी। तो आप देखते हो कि ये जो इक्वेशन है वो बिना रट्टा मारे हमने लिख लिया इसको। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर, रेडॉक्स कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा वो सब आपके माइंड में हो, फटाफट इसको अप्लाई करो। एंड ऑब्वियसली इसकी प्रैक्टिस होगी तब ये बराबर आपको आएगा, अदरवाइज फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, पर दो तीन एग्जाम्पल करने के बाद आराम से इसमें आपको कंफर्टेबल फील होगा। तो ये हमारा हो गया एक फॉर्म। ये हमने कौन सा किया है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। ओके, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा लेंदी है सर, ये आएगा क्या ये नीट के जेई के टाइम फ्रेम के हिसाब से? तो बिलीव मी, ये बच्चे यूज़ कर चुके हैं काफ़ी टाइम। मॉलिक्यूलर इक्वेशन यदि पूछते हैं, कभी कभी हमको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट मिसिंग रहते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में, तो कोएफिशिएंट ढूंढना होता है। तो इसके लिए इक्वेशन याद भी हो तो बैलेंसिंग होगी नहीं होगी, उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये बाकी के जो क्वेश्चंस है जो विदाउट रिएक्शन वाले, वो जल्दी हो गए तो उसका टाइम ये यूज़ कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिस होने के बाद ये एकदम से 1 मिनट के अंडर ये सॉल्व हो जाता है। बिलीव मी, इट इज़ यूज्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स। ओके, तो इस पर ये वेल प्रूव्ड है, आप इसको प्रैक्टिस करो बस। तो चलो, ये तो हो गया इसका क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका होता है, एंड दैट इज व्हाट, आयनिक फॉर्म। तो आयनिक फॉर्म कैसे हम इसका निकालते हैं वो भी आप देखो, बिना रट्टा मारे कोशिश करेंगे। ओके, तो इसका आयनिक फॉर्म भी हमको क्या करना है, डिराइव करना है। आयनिक फॉर्म के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, तो फिर से बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। यहाँ से आप इसको तोड़ोगे, मान लो एक क्वेश्चन आया और आपको आयनिक फॉर्म लिखने को बोला है, या आउट ऑफ दिस फोर विच इज़ द करेक्ट आयनिक फॉर्म बिटवीन दिस टू रिएक्शंस, ऐसा कोई भी एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके पूछा है, तो इसका आयनिक फॉर्म को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको हाफ रिएक्शन मेथड जो है वो अच्छी आनी चाहिए, पर नहीं भी आई तो यहाँ से आप सीख लो, बहुत सिंपल है ऐसे। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में हाफ रिएक्शन मेथड, तो इसको अपन ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। तो इसको यदि अपन तोड़ेंगे तो क्या होगा, K प्लस और Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, इस कंपाउंड को हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिसोसिएट कर दिया, तो हमको ये दो आयंस मिले। इसमें से पोटेशियम आयन हटा दो, क्योंकि पोटेशियम आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, तो वो स्पेक्टेटर आयन होता है। इनएक्शन जो आयन है, जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, जो रिड्यूस होता है, वो Cr2O7 2 माइनस है। इसलिए इसी को हमको यहाँ पे पिकअप करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। वैसे ही इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इसमें Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस आएगा, तो SO4 को कट कर देंगे, क्योंकि SO4 जैसे यहाँ पे पोटेशियम आयन है, वैसे यहाँ पे SO4 आयन है स्पेक्टेटर, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, इसलिए उसको भी यहाँ छोड़ देंगे। तो फिर से एक बार शिकारी का इक्वेशन आएगा, मतलब इसका इक्वेशन आएगा हाफ रिएक्शन मेथड से, उसके नीचे इसका इक्वेशन, दोनों को ऐड करके फाइनल इक्वेशन खत्म, ऐसे करना है। तो ये Cr2O7 जो है वो यहाँ पे हम लिख देंगे Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है कि ये जो है ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। किसमें, मोस्ट स्टेबल में। मोस्ट स्टेबल कौन सी है इसकी, Cr3+। चलो, तो ये मैंने कहाँ से लाया, मुझे पता है कि क्रोमियम +3 में रिड्यूस होगा +6 से, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो हाफ रिएक्शन मेथड की जो रूल्स हैं, 4 रूल्स है एसिडिक मीडियम के लिए, वो यूज़ करके इसको बैलेंस करेंगे। इसमें से पहला रूल, पहले एलिमेंट बैलेंस करो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, बैलेंस द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के जो एलिमेंट बचता है उसको बैलेंस करो। तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ पे, ऑक्सीजन है उसको भी छोड़ो, उसके अलावा कौन है, क्रोमियम है, तो उसको बैलेंस करो। और क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, 2 करना है बस। तो ये क्रोमियम बैलेंस हो गया, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। कैसे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, किधर, जिधर वाटर मॉलिक्यूल, जिधर ऑक्सीजन कम है, मतलब ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो यहाँ पे 7H2O है, 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 0 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7H2O ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये अपना ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया। ये सेकंड रूल है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड में H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 ऑक्सीजन कम थी तो 7H2O ऐड कर दिया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 7 2 14। एसिडिक मीडियम में ये रूल बोलता है हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करते हैं। तो 7 2 14 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको
14H+ जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, H+ आयन ऐड करते हैं हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए एसिडिक मीडियम में। तो 7 2 14 14 कर दिया। लास्ट रूल, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए ये तो ऑक्सीडेशन स्टेटस को थोड़ा हटा दो, पूरे पूरे जो चार्जेस है आयन के ऊपर, ये इसके ऊपर कितना है -2, इसका टोटल कितना है +14, तो इधर कितना है +12, इधर कितना है 3 2 6। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है कितने से, 6 से। तो जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये +12 एंड -6, तो यहाँ पे कितना होगा +6, इधर भी कितना है +6, मतलब दोनों साइड जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे बैलेंस्ड हो जाएगी। चलो ये हमारा हो गया क्या, शिकारी का हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन से पिकअप किया, ये हमने अपने कंसेप्ट से कि क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cr2SO2- तो खुद रेड्यूस होगा मोस्ट स्टेबल Cr3+ में। उसके बाद हमने ये एक प्लेटफॉर्म रेडी हो गया हमारा, Cr2O7 इस साइड में और Cr3+ उस साइड में, एक प्लेटफॉर्म रेडी हो गया। चारों रूल लगा के पूरी इक्वेशन बना ली, सिंपल, कोई रट्टा नहीं, कहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा, अभी ऑक्सीडाइज किसको बना है Fe2+ को, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या Fe2+। ठीक है, ये Fe2+ जो है क्या होगा, Cr2 से ऑक्सीडाइजिंग है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो किस में ऑक्सीडाइज करेगा हमको पता है, फेरस का फेरिक में जाता है, ये हो जाएगा क्या Fe3+। ठीक है, अब इसमें चारों रूल लगाएंगे। पहला रूल एलिमेंट बैलेंस करना, Fe ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेकेंड रूल ऑक्सीजन बैलेंस करना, है ही नहीं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बैलेंस करना, वो भी नहीं है। लास्ट चार्ज बैलेंस करना, तो यहाँ पे कितना है +2, यहाँ पे कितना है +3, इधर एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे। तो इसको भी चारों रूल लगा के हमने बैलेंस कर दिया, अप्लाई नहीं हुए पर ऐसा सोचना। तो ये हो गया अपना शिकार का इक्वेशन भी रेडी। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे ऐड। अब यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रॉन कोई प्रोडक्ट नहीं होता तो वो कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1 है, तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लो कि यहाँ 6 आ गया सब जगह, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, लिख दो अब Cr2O7 2- +14H+ +6 Fe2+ गिविंग 2 Cr3+ +6 Fe3+ +7H2। तो ऐसे करके ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको हम बोलते हैं क्या, आयोनिक फॉर्म। ये इसी क्वेश्चन को हमने दो तरीके से सॉल्व किया। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्म था और ये जो है ये सेकंड फॉर्म है, दैट इज व्हाट, इसको इस तरह से, दिस इज आयोनिक फॉर्म। तो हमको मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आयोनिक फॉर्म के ऊपर से आते हैं। आयोनिक फॉर्म डायरेक्टली पूछते हैं या फिर जो भी बहुत सारे वैरायटीज इसमें, तो एमसीक्यू में आपको वो मिलेगा। तो ऐसे करके इस इक्वेशन को हमने बिना रट्टा मारे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके आराम से काम एंड कूल हमारा इक्वेशन आ गया। तो ऐसे करके दोनों, और ये ध्यान रखें प्रैक्टिस करने से ये टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा और बिलीव मी 1 मिनट के अंडर ये सॉल्व हो जाता है। अब ये इक्वेशन जो है वो आप, और भी एक तरीका है, सेकेंड वाली जो मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उससे ये इक्वेशन और जल्दी आएगा, पर वो मेथड थोड़ी अप्लाई करना, उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये सबको जल्दी आ जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में थोड़े से रूल जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट है, तो वो भी आप अप्लाई करोगे तो उससे भी इक्वेशन आ सकता है। तो आप चाहो तो वो भी रूल यहाँ पे अप्लाई करके कर सकते हो, बहुत ईजी है वो भी, बट इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो ये हो गया अपना। अब इसी क्वेश्चन देखो मेरा एक ही है, आयनिक फॉर्म भी पूछते थे उसी क्वेश्चन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्म भी पूछा, और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे, वो हम देखते हैं। हमको ऐसा पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम बोल सकते हैं, हाउ मेनी moles of K2Cr2O7 are needed to oxidize 1 mole of FeSO4 in acidic medium। ऐसा मान लो हमको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन जो होंगे उसमें से मोल वाले 4 ऑप्शन होंगे, 1/2, 2, 1, ऐसे कुछ तो भी ऑप्शन होंगे। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स में।
उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन लिखनी नहीं हमको, सिर्फ हमारा आंसर आना चाहिए, मोल का रेशो, और फिर उससे आंसर आएगा। तो इसके लिए इसको यहाँ से ले लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? K2Cr2। हो सकता है थोड़ा नीचे लिख दो चाहो तो, K2Cr2 से, ठीक है। प्लस किसके साथ रिएक्शन है इसकी? FeSO4 के साथ में। हमको पता है ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। कैसे भी लिख दो, Cr3+ लिखो, क्योंकि कोई अपने को इक्वेशन तो लिखनी नहीं है, तो कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं। Cr2 सपोर्ट के थ्राइस भी लिख सकते हो, Cr3+ भी लिख सकते हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद रिड्यूस होगा मोस्ट स्टेबल प्लस स्ट्रीम में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसमें Fe, इसमें Fe2+ है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +6 है, तो +2 से +3 में क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद +6 से +2 में रिड्यूस होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2+ को 3+ में ऑक्सीडाइज करेगा। बस ये चीज़ हमको पता है सबकी, ये भी क्वेश्चन से है, ये भी क्वेश्चन से है, ये हमारे नॉलेज से है, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट से है। मतलब पूरा फुल प्लानिंग करके हम यहाँ पे उतरे, तो बहुत ही ईजीली आपको ये चीज़ें आ सकती है। पर प्लानिंग देखो काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अब इसमें हम क्या करते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए और लॉस हुए उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पे कितने का चेंज हुआ है वो देखो आप, +6 से +3 मतलब 3 का चेंज हुआ है। पर सिंस मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे 6 का चेंज हुआ, ठीक है। +6 से +3 3 का चेंज हुआ, पर मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम, तो 2 से मल्टीप्लाई मतलब टोटल 6 का चेंज हुआ, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए। Fe2+ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ना, तो Fe2+ जो है किस में चेंज हुआ? 3+, तो कितने का चेंज है? 1 का चेंज है। अब ये जो नंबर्स हैं इनको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका जो चेंज है 6 का वो इसको दे दो, और इसका जो चेंज है 1 का वो इसको दे दो। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया? रेशो मिल गया। क्या रेशो मिला? 1:6 का रेशो मिल गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या पूछा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ FeSO4। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 6 मोल के लिए 1 मोल लगता है, तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा? 1/6 लगेगा। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। बस तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही क्वेश्चन को हम 3 तरीके से पूछते हैं हमको, और तीनों तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। बट आप देखो इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमने कहीं पे भी इस तरह से फटाफट रिएक्शन नहीं लिखी, सब सोच सोच के। बट ऑब्वियसली इट विल नीड प्रैक्टिस। शुरुआत में जब हम सीखते हैं तो टाइम लगेगा, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर इसकी आदत डालोगे तो इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो बहुत ही स्वीट है। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि हमको रिएक्शन याद आएगी कि नहीं एग्जाम में या नहीं आएगी, इसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। बस आप इसको एब्जॉर्ब करते रहो धीरे धीरे, और इस तरीके को एक बार प्रैक्टिस में आ गया ये तरीका, फिर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।